भारत सरकार में माननीय गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, गुजरात सरकार में गृह मंत्री एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, सचिव खेल मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, युवा कार्यक्रम विभाग के सचिव भारत सरकार में श्री संजय जी, उपस्थित सभी राज्यों के माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देश भर के कोने कोने से आए हुए सभी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री एवं उनके डिपार्टमेंट्स के सभी अधिकारीगण का आज की इस स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ज्ञात है कि आप सब अपने सरकारी कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम, बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव भी पिछले कल थे, बहुत सारी व्यस्तताएं थी, उसके बावजूद भी आप अपना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं ताकि भारत विश्व में खेलों की दृष्टि से शानदार प्रदर्शन आने वाले वर्षों में करे, उसका रोड मैप आप लोग बनाकर यहाँ तैयार करें। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी देश में बजट बने या राज्यों में बजट बने, अधिकतर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में बजट की दृष्टि से देखा जाए तो बाकी डिपार्टमेंट बहुत बड़े होंगे, लेकिन युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का जो एक दायित्व है वो बहुत बड़ा है। उसको बजट के साथ आंकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे युवाओं की और खेल की वो ताकत है। जिस तरह से किसी लड़ाई या युद्ध में जब देश जीत कर आता है, उसी तरह का सम्मान और उसी तरह की इम्पोर्टेंस अगर देश में मिलती है तो खेल और खिलाड़ियों को तब मिलती है जब वो देश को रिप्रेजेंट करते हुए दुनिया के किसी देश में भारत को मेडल जिता कर लाता है। ये खेल की ताकत है, सॉफ्ट पावर है, जो देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में भी भारत का परचम लहराती है। दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या युवा आबादी हमारे पास है, किस तरह से युवा कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण में हो, इस सब में भी हम सबको योगदान करना है। अधिकतर देखा जाता है कि हम अपने डिपार्टमेंट तक सीमित हो जाते हैं। अगर एक मंत्री के पास यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स दो डिपार्टमेंट भी हैं और दोनों के सचिव अलग हैं, तो कई बार दोनों में बातचीत नहीं होती। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहां पर आए कि हम आपस में तालमेल ऐसा करें कि क्यों ना युवा कार्यक्रम के माध्यम से भी पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, जिससे पीपल मूवमेंट बने और स्पोर्ट्स कल्चर उसके माध्यम से तैयार हो। जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बन सकता है और खेलों का वातावरण खड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। ये एकता नगर में इसका आयोजन इसलिए भी किया गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी कल्पना ही सरदार पटेल ने की थी। और खेलों में एकता सबसे बड़ी बात है। कोई भी खिलाड़ी जब भी किसी टीम का हिस्सा बनता है, कोई ये नहीं देखता है किस जाति, धर्म, किस समुदाय से आता है, वो केवल एक भारतीय के नाते उस टीम को रिप्रेजेंट करता है। कोई ये नहीं देखता है किस राज्य से आया है, किस क्षेत्र से आया है, वो केवल देश के खिलाड़ी के रूप में भाग लेता है। आज भी आप अपने राज्यों से बाहर निकलकर देश के लिए और खेल के लिए क्या कदम उठाए जाएं, उस पे हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कोई केंद्र की ओर से आप पर कुछ नहीं थोपना चाहता। ये टीम इंडिया के रूप में हम इकट्ठे मिलकर काम करें, ताकि भविष्य में भारत के खिलाड़ी भारत को अलग अलग चैंपियनशिप्स में लगातार नए आयाम स्थापित करें, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मित्रों, जहां मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, मैं अधिकतर समय 15 साल पार्लियामेंट में हो गए तो ये देखते हुआ है कि सभी लोगों का ज़्यादातर फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रहता है। जो भी आता है कि मैं इंडोर स्टेडियम बना दूं, एथलेटिक ट्रैक बना दूं, हॉकी की फील्ड बना दूं। लेकिन मैंने जब मंत्री बना तो मैंने आके देश भर के सभी मंत्रियों से पूछा कि आपके राज्य में आधारभूत ढांचा है कितना। 8 महीने मुझे लग गए, लेकिन खेल का डेटा हमारे पास फिर भी इकट्ठा नहीं हो पाया कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शायद जितने बेंगलुरु या अहमदाबाद में या गुजरात या कर्नाटक में जितने स्विमिंग पूल होंगे, शायद उतने कई देशों में भी नहीं होंगे। लेकिन उसका सदुपयोग हम कितना करते हैं? हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट में चला जाता है, सैलरी बाकी सब में। जो थोड़ा सा बचता है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं। तो कोचिंग पर और इवेंट्स पर हम क्या खर्च कर रहे हैं? क्या इसका आंकलन कभी हो पाया है? खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे लगता है इस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए कि आखिरकार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देयर शुड बी अ साइंटिफिक अप्रोच टू दैट। वेदर वी नीड indoor stadium in every block, do we need athletic track in every area, do we need hockey astroturfs in every district? We should also look at what is actual requirement and where do we stand as far as the budget is concerned, and can we collectively draw a roadmap so that whatever funds I have, I also allocate in that direction, so that any state who has picked the top 3 games of their priority, we have also made those lists. I am grateful to you that you have provided those lists, that which are the top 3 games which you have interest, and we have also made the list. For example, hockey, how many states have that as priority 1, priority 2 or the priority 3? Similarly, if you could draw that kind of map in your states as per the districts, which district have what kind of talent, and number of coaches available for that game. It may be priority 1 for you, but that game might have the least number of coaches available with you. So have we done that kind of homework at our end? If you have done, kindly share your views with us so that we should also learn from that kind of program. Another is competition and events. Being a former cricketer myself, I know despite spending hours and hours in the nets to get training and coaching, till the time you don't play a match or participate in a competition, you don't learn much. So we need to host more and more competition and organize events. Events means the sports events where they should compete and participate. As a MP, I have organized Khel Mahakumbh in my constituency where about 55,000 players participate in various games. And that helps us to do the talent identification and also nurture them in the coming years, also help the association and federations to pick the right talent and put them in the academies. Can we involve our elected representative, whether it is MPs, they should their own, MLAs, they should their own events, or the Zilla Parishad members and others. Now the next challenge comes when any player does well. Do we have enough jobs? Can they look for a bright career in the field of sports? Can they earn enough without a job also if they have a 5 or 10 years career as a sportsman? We should also debate on these things so that there is the right approach towards catering to all kind of needs of a sports person, from the training, infrastructure, events, to the job security. I think that is very, very important for all of us. When it comes to rewards, we have seen post-Olympic, there is a rush towards and there is a competition among the states who will make the biggest announcement. कोई कहता है 6 करोड़ देंगे, कोई कहता है 4 करोड़ खिलाड़ी को देंगे, 3 करोड़ देंगे. लेकिन जब वो तैयारी करता है तब आप कितना पैसा खर्च करते हो? और उसमें स्टेट्स में प्रॉब्लम इतनी आती है कि कोई स्टेट 1 करोड़ उसी खिलाड़ी को दे रहा है, उसी स्तर के खिलाड़ी को दूसरा 6 करोड़ दे रहा है. Is that right? Can we think about it to create a common pool, a central pool, and have equal award for all the players if they come from a same competition with the same kind of
अचीवमेंट, इसके बारे में हमें बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर आपको उचित लगे हम इस पर भी सोच सकते हैं। और जब हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, रह रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, मुझे लगता है हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में डिबेट भी करना चाहिए। जब हम डिस्कशन करते हैं तो डिसीजन भी उचित होते हैं, और हम स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, उसके लिए भी निर्णय कर पाएंगे। सो लेट अस डिबेट and decide for the development of sports and draw a roadmap so that we should be among the top 10 nations in the coming years. I know it can't be achieved in the next 4 years, but if you have the right plan and the execution is right, I'm sure we're going to achieve at the earliest. मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं कि वातावरण, कल्चर कैसे बनता है, एनवायरनमेंट कैसे स्पोर्ट्स का बने। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार है, ऐसी स्कूलों की दीवार खड़ी होगी। इफ वी हैव अ बास्केटबॉल रिंग विद अ नेट, कितने का आएगा? 400 रुपए का, 300 रुपए का। क्या हम दीवार को यूज करके उसके आगे जो फ्लोर है वहां पे एक डी लगाकर हर स्कूल के बाहर एक रिंग लगा देंगे या पंचायत में लगा देंगे, तो देश में कितने हजार बास्केटबॉल रिंग्स और छोटी सी डी बन जाएगी। केवल 2 बास्केटबॉल वहां पे रख देंगे तो देश में लाखों खिलाड़ी उसके साथ खेल सकते हैं, मिनिमम बजट के साथ। उनको बास्केटबॉल यूज कैसे करना वो आएगा। ऑनलाइन हम उनको सिखा सकते हैं, व्हाट्सएप पर या एप्लीकेशन पर सिखा सकते हैं। दूसरा, वॉलीबॉल बहुत सस्ता है तो उसको आप नेट और वो देकर कर सकते हैं। क्लासरूम किसी के स्कूल में कोई खाली होगा तो एक टेबल टेनिस का टेबल, कैरम बोर्ड या चेस का, ये सब बहुत कम खर्चे में स्पोर्ट्स, कल्चर और एनवायरनमेंट वैसा खड़ा करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हजारों नहीं लाखों युवाओं की पार्टिसिपेशन हो सकती है। और मैं अपने संसदीय क्षेत्र में एज अ सांसद करने वाला हूं। मेरा अब तक शुरू हो गया होता, आई वांटेड टू लॉन्च इट विद द आजादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे टू लॉन्च इट। लेकिन मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम पैरेलल अगर सब शुरू करें तो कम खर्चे में देश भर में हम बहुत सारे लोगों की भागीदारी कर सकते हैं, और इवेंचुअली दे कैन पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन ऑल्सो। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब कोई खिलाड़ी खेलने आता है तो देश में कहीं पर भी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक नहीं है कि रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो। जब वो खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीतकर आता है तो उसके कम से कम 10 कोच कहते हैं कि इसको मैंने कोच किया है, और फिर खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर होता है कि अवार्ड मनी किसको दे। कैन वी स्टार्ट इट फ्रॉम द डे वन when they come and register with any academy at the grassroots level? He is being provided a unique registration number, and that he should carry till the top, even if he participate in Olympic or any world championship. तो उसमें एडवांटेज क्या होगी, उसका समय समय पर जो भी कोच आएगा उसका एक रिकॉर्ड भी बनना शुरू होगा कि इसकी भागीदारी कब होगी। और जब हम कोच के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट करें स्टेट से या केंद्र से, दैट शुड बी डिवाइडेड इन परसेंटेज वाइज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, कि उसके जमीनी स्तर से शुरू हुए कोच से लेके उसके टॉप कोच तक सबको कुछ ना कुछ पैसा मिले, तो हर किसी का स्टेक उसमें होगा, हर किसी को इंसेंटिव मिल पाएगा। हम उस दिशा में भी क्या सोच सकते हैं। और जब अभी हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शानदार आयोजन, क्योंकि नारायण गौड़ा जी यहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुत शानदार आयोजन बेंगलुरु में हुआ और यूथ गेम्स का हरियाणा में हुआ। पर मेरा दूसरा अनुभव इसके साथ ये कहता है, और आपको ये विचार करना चाहिए, कई बार क्या हम खेल से ज्यादा इवेंट्स पर पैसा खर्च कर देते हैं, कि जितना खिलाड़ियों की सुविधा पर या खेल की दृष्टि से खर्च हो, उससे ज्यादा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी और बाकी सब में हमारा खर्चा होता है। क्या हम कभी इस पर विचार करते हैं? दूसरा, क्या इस स्तर पर आकर हमें 3 स्टार 4 स्टार होटल्स की फैसिलिटी देने की आवश्यकता है कि हम अपग्रेड करें अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स को। बच्चे आके 10 दिन रुकेंगे, लेकिन उसके बाद जो उस हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। दुनिया भर में ऐसा होता है जी।
मैं वर्ल्ड कप की टीम्स लेके जाता था, बाकी भी तो वहां पर सब लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। हमें कुछ बातों पे तो चर्चा करके निर्णय आम सहमति से लेना चाहिए कि हम उस दिशा में कैसे बढ़ें। फिर आता है कि हमारे पास कोचेस की अवेलेबिलिटी कितनी। मैं आया तो मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बात की कि काडर रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत समय से पेंडेंसी पड़ी थी। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को छोड़ दी, कोचेस के लिए रख लिया। 450 कोच हमने रिकॉर्ड समय में पिछले 8-9 महीनों में रखे हैं। डेपुटेशन पर हम लोगों को ले रहे हैं, वो अलग से कर रहे हैं। क्या हम राज्यों में भी जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको डेपुटेशन पर अलग डिपार्टमेंट से खेल मंत्रालय में ले सकते हैं? दूसरा, जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं, क्या हम उनको खेलो इंडिया सेंटर जो हम 1000 देश भर में बनाने जा रहे हैं, 500 से ज्यादा हमने अनाउंसमेंट्स कर दी, उसको जमीन पर लागू कर रहे हैं। अगर राज्य हमें थोड़ी और मदद करेगा, केंद्र को 5 लाख रुपया देना है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, और 5 लाख रुपया साल का उसकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए है। राज्यों को केवल नाम देना है, हर जिले में आप एक दे सकते हैं, कोई एक गेम को पिक करके, जो भी आपकी 3 प्रायोरिटी गेम्स हैं। तो क्या उस दिशा में हम करने के लिए तैयार हैं? इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आपको कोई भविष्य के लिए सुझाव है तो आप कृपया करके लिखित रूप में दे दें, अगर यहां पर समय कम होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि समय का सदुपयोग करें, लंबा भाषण ना करें, टू द पॉइंट बात करेंगे तो सब विद्वान लोग यहां पर हैं तो हम लोग उसका फायदा ज्यादा उठा पाएंगे। लंच और डिनर को भी हम थीम के रूप में यूज करने वाले, कुछ ना कुछ डिस्कशन के लिए पॉइंट आपके टेबल पर होगा, और उस टेबल पर जितने लोग बैठे होंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति को आकर उसके बाद इसी मंच से आकर 2 मिनट में अपने बात को सम अप करके कहना होगा, ताकि ये पता चले किस टेबल पर किस तरह की चर्चा उस विषय को लेकर आई है। हमने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी इसमें यूज करने की शुरुआत की है। 5 गेम्स को पिक किया है, मल्लखम्ब से लेके योगासना से लेकर थांग टा, गटका, क्लैरिपट्टू को लेके, इनको भी हम अपने अपने राज्यों में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। दूसरा एक सुझाव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, तो क्या खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी हम कर सकते हैं, ताकि हमारे ट्राइबल क्षेत्र के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म मिले और उस पर भी हम कुछ नए खिलाड़ियों को ले सकें। खेलो इंडिया वुमेन लीग्स हमने शुरू की हैं, आर्चरी हो, हॉकी हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो। क्या इसके लिए भी हम कुछ कदम उठा सकते हैं, ताकि ऐसी लीग्स आप भी अपने राज्य स्तर पर, इवेंचुअली हम इसको डिस्ट्रिक्ट स्तर पर लाकर खड़ा करेंगे तो लीग सिस्टम हमारे देश में इतना बड़ा ऊपर से नीचे तक शुरू हो सकता है कि खिलाड़ियों के पास साल भर में इतने इवेंट्स होंगे खेलने के लिए कि हमें राइट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं तो 365 दिन में से 300 दिन खिलाड़ी कैंप्स में बैठते हैं, उसका कोई उतना फायदा नहीं है। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपनी अप्रोच पर होना पड़ेगा। दूसरा, भारत खेलों के आयोजन के लिए कैसे एक सबसे बड़ा देश बनकर उभरे, इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर दैट। When All India Chess Federation came out with a proposal for any state to host that, many states came forward. Eventually it is the Tamil Nadu who won the bid and the Chess Federation who came out with the proposal. This is the first time ever we are hosting such a tournament, Chess Olympiad, the 44th Chess Olympiad being hosted in India from 28th of July till 10th of August. It's a great moment for us. Not only that, there was never an incident where never in the past, a torch relay happened as far as the Chess Olympiad is concerned. We took the initiative. I spoke personally to the FIDE president. He agreed, and not only agreed to start the first ever torch relay, but also committed that in future also for any Chess Olympiad, the torch relay will start from India every time whenever it's going to start in future. तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भविष्य में भी और अब भी, और इसमें कोई और नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कार्यक्रम में शामिल होकर सम्मान भी दिया उसके आयोजन के लिए भी, और मुझे पूर्ण विश्वास है तमिलनाडु भव्य आयोजन भी करेगा। और भारत सरकार ने वीज़ास को लेकर बाकी सब व्यवस्थाएं अपनी ओर से सब तैयार कर दी हैं, हर तरह का सहयोग देने का काम किया है।
रिवॉर्ड्स की बात मैंने पहले बात की कि यूनिफाइड कैश रिवॉर्ड्स हों ताकि हम सम्मान और सुविधाएं खिलाड़ियों को दे सकें, उचित समय पर दे सकें। जब मैं उचित समय की बात करता हूं तो मैं ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूं। अभी भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, कभी साई में फंस जाता है, कभी खेल मंत्रालय में फंस जाता है, कभी राज्य के पास, कभी फेडरेशन के पास। एक खिलाड़ी जो मेडल जीतकर आया उसको अपना इनाम पाने के लिए राज्य और केंद्र में महीनों नहीं, साल से ज्यादा समय भी लगता है। मैं धन्यवादी हूं, हमारे यहां पर एक अधिकारी ने इसका सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें क्या उसको केवल जाके रजिस्टर करना है, अपने सर्टिफिकेट की कॉपी डालनी है और उसको उसका कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। ये ईज ऑफ लिविंग है एक खिलाड़ी के लिए, उसको धक्के नहीं खाने पड़ते। क्या ऐसी व्यवस्थाएं हम अपने यहां पर भी कर सकते हैं ताकि यहां पर इंटरफेरेंस जो है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की, स्टेट एसोसिएशंस की, साई की या खेल मंत्रालय की डायरेक्टली हट जाए और ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम हम तैयार कर दें। एक हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय फंड है जहां पर हम पैसा देते हैं खिलाड़ियों के लिए ताकि किसी को जरूरत हो, किसी गरीब खिलाड़ी को, तो हम उसको भी कर रहे हैं, उसको भी हम ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। जॉब्स के लिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कैन वी हैव अ जॉब मेला फॉर एथलीट्स एंड वी कैन हैव कैटेगरी कि एक खिलाड़ी किसी स्तर तक खेला तो उसको 20,000 मिले, किसी को 40,000, किसी को 60,000। वी कैन रीच आउट टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट और द PSUs टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस टू क्रिएट जॉब्स फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी पार्टिसिपेशन पॉजिटिव हो, डेलिब्रेशंस और डिबेट के माध्यम से हम कुछ डिसीजंस ले पाएं ताकि ऐसा ना हो कि आए 2 दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा, सबने अच्छी बातें की। मैं चाहता हूं अगर आप सब इसमें अनुमति देंगे और एक सहमत होंगे कि हम लोग तो 6 महीने बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिलें, लेकिन क्या हर 2 महीने में हमारे सचिव ऑनलाइन, वर्चुअली या फिजिकली जैसे मिलना चाहें, उस रोड मैप पे अगले 2 महीने में अचीव क्या किया है, उन गोल पोस्ट को हम कब कब कौन कौन राज्य अचीव कर पा रहा है, तो थोड़ा सा हम उसको बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए ताकि हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएं। एक समस्या जो मेरे सामने और खड़ी है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप भी अपने राज्य में शिक्षा मंत्रियों से बात कीजिए, हम भी इस पर निर्णय करने वाले हैं। बहुत सारी कंप्लेंट आती है इस विषय पर, किसी टेबल पे हम लोग बात इनफॉर्मली डिटेल में भी कर लेंगे। लेकिन अगर स्कूल गेम्स को लेकर हम थोड़ा गंभीर नहीं होंगे तो जहां से टैलेंट शुरू होता है आना, उसी को वहीं पे दबा देंगे, वहां पर ठीक सिलेक्शन नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ वो रह जाएगा। तो कृपया करके आप उस पर भी काम करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम इससे लाभ उठाकर एक ऐसा रणनीति बना सकें जिसका लाभ मिले। दूसरी अंत में मैं कहूँगा, यूथ अफेयर्स में हम लोग यूथ पॉलिसी भारत सरकार में ला रहे हैं और स्पोर्ट्स पॉलिसी भी भारत सरकार में आप क्या योगदान कर सकते हैं। किसी राज्य की बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है तो कृपया करके आप अपने अधिकारी को कहिए कि हमारे दोनों माननीय सचिव को वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या राष्ट्रीय पॉलिसी में होना चाहिए, इसका हमें लाभ मिलेगा। आप सब आए, एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।